हेलो स्टूडेंट्स। पीछे जैसा कि आप सबको पता है लॉकडाउन चल रहा है, तो लॉकडाउन में हमें पीछे के लेक्चर में जो हमने अपलोड किए थे यूट्यूब के ऊपर, उनमें थोड़ी विजिबिलिटी की प्रॉब्लम थी बच्चों को। तो आज हमने थोड़ी कोशिश की है, बट इसमें भी हमें लग रहा है रिफ्लेक्शन की कुछ प्रॉब्लम्स हैं। तो आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम उसको भी दूर करने की कोशिश करेंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फर्स्ट पार्ट हम कंप्लीट कर चुके थे। आज हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड हम पढ़ रहे हैं। इसको पढ़ने के लिए हम थोड़ा सा पीछे इसको कोरिलेट कर देते हैं। 10th क्लास का टॉपिक जो था हमारे पास, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड हमने पढ़ा था। सपोज करो हमारे पास एक मैग्नेट है, बार मैग्नेट। ये बार मैग्नेट है, ये इसका साउथ पोल है, ये इसका नॉर्थ पोल है। इस मैग्नेट के, ये बार मैग्नेट सपोज करो, इसके चारों तरफ अगर मैं लोहे की कील्स को बिखेर दूं और वो कील्स क्या होने स्टार्ट हो जाए इसकी तरफ अट्रैक्ट, तो मैं ये कहता था कि वो जो लोहे की कील्स हैं इस चुंबक के दायरे के अंदर, यानी इसके प्रभाव में आ चुकी हैं, तो वो क्या कहलाता था, उस चुंबक का मैग्नेटिक फील्ड, यानी उस मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड। तो सपोज करो इस मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ये है हमारे पास, ये दायरा है। इस दायरे के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट को जब रखोगे तो इसकी तरफ क्या हो जाएगा, लोहे का कोई ऑब्जेक्ट वो इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार इलेक्ट्रिक फील्ड में हम क्या पढ़ते हैं, हमारे पास एक चार्ज है। हमने फर्स्ट पार्ट के अंदर पढ़ा था, कोई भी चार्ज हो दूसरे चार्ज के ऊपर क्या डालता है, फोर्स डालता है, अट्रैक्शन की या रिपल्सन की। तो ये जो चार्ज है कितने दायरे के अंदर क्या डाल सकता है, किसी दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स डाल सकता है, वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। सपोज करो ये इसका दायरा है, इस चार्ज का ये दायरा है, जिसके अंदर वो क्या डाल सकता है, कोई फोर्स, वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसकी डेफिनेशन देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, द स्पेस अराउंड ए चार्ज, यानी चार्ज के चारों तरफ की जगह जहां तक उसका इफेक्ट हम क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। The space around a charge where its effect can be felt, और हम ये कह सकते हैं उसका इफेक्ट क्या है, उसकी फोर्स। The space around a charge where it can produce its electrostatic force। क्लियर, ये है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसकी फील्ड को हमें कैलकुलेट करना है, इसकी फील्ड का जो मैग्नीट्यूड क्या रहेगा। तो इसी के अंदर हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, यानी आपको जो इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज ने प्रोड्यूस किया उसकी स्ट्रेंथ कैलकुलेट करनी है। तो उसके लिए हम इसको पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की टर्म में। तो देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किससे डिनोट करते हैं, इसको हम ई से इसको हम डिनोट करेंगे। देखिए क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जिस चार्ज का भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ये हमारे पास चार्ज है जिसका हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं। सपोज करो हमारे पास ये पॉजिटिव चार्ज है, इसका आपको जो फील्ड निकालना है, तो जिस पॉइंट के ऊपर भी, सपोज करो मैं इस पॉइंट के ऊपर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहता हूँ, तो आपको हर एक टॉपिक में क्या करना है, जहां पर भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हो, हमने पहले पार्ट में पढ़ा है कि फोर्स किसके बीच में लगती है, दो चार्जेस के बीच में। तो जहां भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वहां पर आप क्या रख देंगे, टेस्ट चार्ज। तो ये क्या है हमारे पास, टेस्ट चार्ज। अच्छा, जिस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उसको हम क्या कहेंगे, उसका नाम होता है हमारे पास सोर्स चार्ज। ये दो हमारे पास यहाँ पर छोटी छोटी डेफिनेशन है। सोर्स चार्ज, सोर्स चार्ज वो होता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। टेस्ट चार्ज क्या होता है, नाम से पता चल रहा है, जो सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड को टेस्ट करता है, यानी चेक करता है, कैलकुलेट करके हमें बताता है, वो क्या कहलाता है, टेस्ट चार्ज। तो मैथमेटिकली हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को किससे डिनोट करेंगे, हम देखिए क्या करेंगे, किसके कारण फोर्स निकालनी है आपको, सोर्स चार्ज के कारण। तो हमने पहले पार्ट में पढ़ा था, जिसके कारण भी आपको फोर्स निकालनी है उस चार्ज को आप पकड़ लीजिए। ये पॉजिटिव चार्ज, इस पॉजिटिव पर क्या डालेगा, फोर्स। कौन सी फोर्स डालेगा, इसको दूर धकेलेगा,
तो ये फोर्स आ गई। ये फोर्स किस पर आई? फोर्स ऑन क्यू पर। किसके कारण आई? क्यू के कारण। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैसे हम कैलकुलेट करेंगे? इसे डिनोट किया हमने ई से। हम पहले क्या निकालेंगे? कोई प्लेस चार्ज रखेंगे, यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, उसके ऊपर फोर्स पड़ेंगे, फोर्स ऑन क्यू नोड ड्यू टू क्यू अपॉन प्लेस चार्ज। ये क्या रहेगा हमारे पास? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करने का मैथमेटिकल फॉर्मूला। तो देखिए, अब इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन क्या होगी? जो डायरेक्शन फोर्स की है, तो यहाँ पर ये फोर्स की डायरेक्शन है, यही डायरेक्शन किसकी हो जाएगी हमारे पास? इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ से अगर हम इसकी एसआई यूनिट निकालना चाहें तो एसआई यूनिट क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है? न्यूटन। चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है हमारे पास? कूलम। न्यूटन पर कूलम। और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला m1 l1 p-2। और चार्ज का क्या लिखते हैं हम? I क्या होता है हमारे पास? Q अपॉन T। तो Q का क्या हो जाएगा? Q इक्वल टू I इंटू टी। I को क्या लिखते हैं हम? A इंटू टी। ये हम +1 में पढ़ चुके हैं। फंडामेंटल क्वांटिटी की टर्म में आपको लिखना है, तो ये आ गया हमारे पास A और ये T। ये डायमेंशनल फॉर्मूला बन गया m1 l1 T हमारे पास हो गया -3 और ये A हो गया हमारे पास -1। ठीक है जी। ये हमने क्या कैलकुलेट किया? किसी भी चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ निकाली, यानी कितनी वो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर रहा है। अब यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं, अगर ये चार्ज पॉजिटिव ना होके माइनस का क्या होता? देखिए, इसका मैं ये भी अपना फील्ड पैदा करेगा, जनरेट करेगा फील्ड। देखिए, जिस पॉइंट के ऊपर भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, सपोज करो मेरे को इस पॉइंट के ऊपर निकालना है, मैं इस पॉइंट को P कह देता हूँ। वही तरीका आप आगे भी हमेशा ऐसे ही करेंगे। जहां भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वहां पर क्या रखोगे आप? एक टेस्ट चार्ज। मैंने क्या नोड टेस्ट चार्ज रख दिया यहाँ पर। सबसे पहले आपको क्या करना है? जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उसको ऐसे पकड़ लीजिए। ये माइनस क्या हुआ? इसको मैंने होल्ड कर दिया। ये पॉजिटिव है, ये इसके ऊपर ये चार्ज इस पर फोर्स डालेगा, क्या करेगा? ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो ये फोर्स आ गई। किसके ऊपर फोर्स आ गई? क्यू नोड के ऊपर। किसके कारण? क्यू के कारण। ठीक है, ये कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। तो इसकी डायरेक्शन देखिए, पॉजिटिव से कहां आ रही है? नेगेटिव की तरफ। दोनों चार्जेस अगर पॉजिटिव हैं तो आप ये कहोगे अवे फ्रॉम दी सोर्स चार्ज। दोनों चार्ज अगर प्लेस किए हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, तो आप कहोगे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है कहां से कहां है? फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। क्लियर है? अब यहाँ पर दो आसान सी इसकी प्रॉपर्टी हैं, वो भी हम पढ़ लेते हैं। अगर मैं कहूँ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जनरेट कहाँ से हो रहा है? देखिए, यहाँ अगर बात करूँ मैं, पॉजिटिव चार्ज से क्या हो रहा है? जनरेट कहाँ तक जा रहा है? अप टू, अगर मैं बात करूँ, इंफिनिटी। यहां से अगर मैं पढ़ूं, कहां से ओरिजिनेट हो रहा है? ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। टर्मिनेट कहां हो रहा है? एट नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अगर आपको पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है तो आप कहोगे पॉजिटिव से कहां होगी? बाहर की तरफ। स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एट कहां होगी? बोलिए आप। यहाँ देखोगे आप, यहाँ कहोगे नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट हो रही है, यहाँ आप कहोगे कहाँ पे? इंफिनिटी। क्लियर? अगर आपसे पूछे नेगेटिव वाले केस में तो आप नेगेटिव में बिल्कुल इजी है, टर्मिनेट एट नेगेटिव, टर्मिनेट एट नेगेटिव। क्लियर है? ये हमने पढ़ लिया। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताती हमने अवे फ्रॉम पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों प्रेजेंट है तो आप कहोगे इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट था। आगे जब भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करोगे तो जिस पॉइंट पर भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा वहां पर एक क्या रखोगे आप? टेस्ट चार्ज रखोगे,
उस टेस्ट चार्ज के ऊपर क्या निकाल दोगे आप, फोर्स, किसके कारण, सोर्स चार्ज के कारण, और टेस्ट चार्ज से उसको डिवाइड कर दोगे, वो किसकी वैल्यू देगा आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। अब देखिए हमारे पास आगे के जो टॉपिक हैं, हमें डिस्टेंस की टर्म में, यहाँ पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू किसकी टर्म में निकाली है, देखिए यहाँ पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाली है फोर्स और टेस्ट चार्ज की टर्म में। अब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इन टर्म ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम दी सोर्स चार्ज एंड टेस्ट चार्ज। तो यही टॉपिक मैं लेता हूँ, इसको हम आगे थोड़ा सा स्टडी करते हैं इन टर्म ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स चार्ज एंड हमारे पास जो टॉपिक है डिस्टेंस की टर्म में हम इसको ले रहे हैं। देखिए टॉपिक आपका सेम वही है। अब हमने ये मान लिया कि आपको जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था इस पॉइंट पर निकालना था, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी ले ली हमने, r। तो यही हम कहेंगे यहाँ पर। आप सबसे पहले फोर्स निकालेंगे, आप निकाल चुके हैं, क्या फॉर्मूला होता है, कूलम्ब्स लॉ लगाएंगे, क्या हो जाएगा कि Q1 Q2 Q नोट अपॉन r का स्क्वायर, ये फोर्स आ गई दो चार्जेस के बीच में, Q नोट के बीच में, डिवाइड किससे कर देंगे आप, Q नोट से। अगर एक बार मैं इसको सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाल दूं, डायरेक्शन का आपको बताता हूँ अभी, ये Q नोट से Q नोट क्या हो गया, कैंसिल। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया, K Q अपॉन r का स्क्वायर। अगर इन दोनों चार्जेस को मैंने एयर में रखा हुआ है तो K की वैल्यू आपने पढ़ी थी फर्स्ट पार्ट के अंदर, K इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r का स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया आपके पास। देखिए किसकी टर्म में निकाल दी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, डिस्टेंस की टर्म में। अगर आपको डिस्टेंस देता है वो तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे। जिस चार्ज का भी फील्ड निकालना है वो भी साइन यहाँ पर आप रखेंगे। अगर मैग्नीट्यूड कह रहे हैं तो आप साइन को कंसीडर नहीं करोगे। अब देखिए अगर आपको कह दे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना आपको वेक्टर की टर्म में, तो क्या करेंगे हम, ये हमने फोर्स में हालांकि पढ़ लिया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r स्क्वायर। अब यहाँ पर आप किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, यूनिट वेक्टर से। यूनिट वेक्टर क्या करता है, यूनिट वेक्टर आपको डायरेक्शन बताएगा। अब इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ये कहाँ जा रहा है यूनिट वेक्टर, देखिए इसकी डायरेक्शन फ्रॉम Q टू Q नोट, क्योंकि वेक्टर की डायरेक्शन हम कहाँ से कहाँ देते हैं, इनिशियल टू फाइनल। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और फोर्स की डायरेक्शन दोनों की क्या है, सेम। तो r जो वेक्टर जिधर जा रहा है उधर ही आपका क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, आगे आप इसको और फर्दर सोल्व करना चाहो तो r कैप की वैल्यू ऐसे लिख सकते हो, यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड। तो ये बन जाएगा हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड, तो ये r का क्यूब, ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये दोनों ही हमने इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ निकाल दी। ये किसकी टर्म में निकाली थी हमने, फोर्स की टर्म में। ये किसकी टर्म में निकाल दी हमने, r की टर्म में। ठीक है, अब अगला टॉपिक है, इसी के अंदर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ही निकालनी है, बट वो किसकी टर्म में निकालनी है, इन टर्म ऑफ पोजीशन वेक्टर। तो देखिए आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन टर्म ऑफ पोजीशन वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी स्ट्रेंथ इन टर्म ऑफ पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर के केस में हम क्या करेंगे, जैसे हमने पढ़ा हुआ है हमारे पास कितनी एक्सिस होती है कोऑर्डिनेट में, 3 लेते हैं हम। ये ब्लैक वाला सपोज करो आपके पास एक्स एक्सिस है, ये क्या है वाई एक्सिस, और ये क्या है हमारे पास जेड एक्सिस। अब सपोज करो आपको जो चार्ज देता है वो कुछ डिस्टेंस पर दे देता है, यानी उसकी पोजीशन बता देता है कोऑर्डिनेट सिस्टम में वो ओरिजिन से। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को जो कैलकुलेट करेंगे किस प्रकार करेंगे, सबसे पहले हम ये हमारे पास सपोज करो एक्स एक्सिस है,
ये है y और ये हमारे पास है z एक्सिस। ठीक है, अब ये जो z एक्सिस है जैसे मैंने आपको बताया इस टाइप से है, ये x है, ये हमारे पास है y एक्सिस और जो z है वो इस टाइप से है। बोर्ड पे आपको 2 डायमेंशन इसको ऐसे एज्यूम करना है, ये z y एक्सिस है आपकी। अब जो दो चार्जेस हमने लिए थे, मान लिया हमारा जो सोर्स चार्ज है वो कहाँ पर रखा हुआ है, सोर्स चार्ज की जो पोजीशन है वो मैं ओरिजिन से कितनी मान लेता हूँ, ओरिजिन से उसकी जो डिस्टेंस है r1, ये पोजीशन बता रहा है कि ये x एक्सिस से y एक्सिस से और z एक्सिस से इसका डिस्टेंस जो है r1 है। कौन सा चार्ज है ये, सोर्स चार्ज, यानी प्लस क्या होगी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, सोर्स चार्ज की पोजीशन होगी कहाँ से, इस ओरिजिन से। मेरे को इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस चार्ज का, और उसकी जो पोजीशन है वो पोजीशन वेक्टर उसका कितना दिया हुआ है, मान लिया ये इसका पोजीशन वेक्टर टेस्ट चार्ज का जो हो गया हमारे पास r2। यहाँ पर क्या रखा हुआ है, कोई टेस्ट चार्ज। अब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, तो उसका रिजल्ट आपको किसकी टर्म में आना चाहिए, इन टर्म ऑफ पोजीशन वेक्टर, यानी जो फाइनल आंसर है वो r1 और r2 की टर्म में आपका आंसर होना चाहिए। तो वही तरीका, ये क्या है, ये क्या था हमारे पास, क्या नोड। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके कारण क्या निकालेंगे, फोर्स। ये दोनों के बीच का डिस्टेंस हम वहां भी क्या लेते थे, r, मैंने r मान लिया, r बनता है। क्या नोड के बीच का डिस्टेंस क्या ले लिया मैंने, r। तो क्या तरीका होता है, वही इसको आप होल्ड कर लो, जिसके कारण निकालना है, ये इसको क्या करेगा, रिपेल। तो ये देगी फोर्स, फोर्स निकालनी है आपको किसके ऊपर, क्या नोड के ऊपर, किसके कारण, क्या के कारण। तो ये तो सेम ही सिचुएशन होगी। तो यहाँ तक तो हमारा रिजल्ट सेम रहेगा, 1/4πε0 क्या हुआ अपॉन r का क्यूब इनटू क्या था हमारे पास, r वेक्टर, जैसे हमने पीछे कैलकुलेट किया था। अब आपको क्या करना है, इस रिजल्ट से आपको कहाँ तक पहुंचना है, पोजीशन वेक्टर की टर्म में चाहिए आपको, यानी आपके ये रिजल्ट इसमें लेके आना है, r1 और r2। तो देखिए हमने +1 क्लास के अंदर ट्रायंगल ऑफ वेक्टर पढ़ा है, ये एक ट्रायंगल बन गई। इसके अंदर देखिए r1 और r वेक्टर इनका ऑर्डर सेम है, r1 प्लस r वेक्टर, तो इन दोनों का ऑर्डर क्या है, सेम। तो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है, अगर ट्रायंगल की दो साइड्स क्या है, सेम ऑर्डर के अंदर है, और दो वेक्टर के द्वारा अगर वो रिप्रेजेंट की जा रही है सेम ऑर्डर में, और क्या था हमारे पास, दो वेक्टर के द्वारा हम अगर उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो तीसरी साइड होगी अपोजिट ऑर्डर के अंदर, वो उन दोनों का क्या होगी, रिजल्टेंट। तो ये क्या हो जाएगा, r1 वेक्टर प्लस r वेक्टर इज इक्वल टू r2 वेक्टर। तो r वेक्टर कितना आएगा हमारे पास, r वेक्टर आ जाएगा हमारे पास r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। ये आ गया। अब आपका ये आंसर आ गया। इसकी टर्म में आपको निकालना था इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म ऑफ पोजीशन वेक्टर 1/4πε0 क्या हो, r वेक्टर कितना हो गया बोलिए, r2 माइनस r1 वेक्टर। ये क्या है, मैग्नीट्यूड। तो आप इसको मैग्नीट्यूड में यहाँ पर r2 माइनस r1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड आप ले रहे हो, तो ये मैग्नीट्यूड हो गया। ये हमारे पास क्या हो गया इसका। अब इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कितनी टर्म में पढ़ लिया, मैग्नीट्यूड की टर्म में पढ़ लिया हमने, फिर हमने किसकी टर्म में पढ़ लिया, वेक्टर की टर्म में। अब तीसरा था हमारे पास किसकी टर्म में पढ़ा हमने, पोजीशन वेक्टर की टर्म में। तो ये हम पढ़ चुके हैं इसके अंदर।